Hi everyone, welcome you all on Law Vita. Today in this lecture we'll be discussing the topic of interpretation of statutes, that are the rules of interpretation. So there are main three rules that we'll be discussing here: literal rule, golden rule and mischief rule. Right? बिगनिंग विद द लिटरल रूल. अच्छा, ये रूल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? तो ये रूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं बाय द कोर्ट्स, बाय द जजेस फॉर इंटरप्रेटिंग द स्टैट्यूट्स. जहाँ पे भी कोई भी कन्फ्यूजन अराइज हो रहा है या कोई कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सप्रेशन है जिसका मीनिंग अनक्लियर है, तो उस जगह पे उन वर्ड्स को, उन स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट करने के लिए कोर्ट्स या जजेस जो है वो इन रूल्स का यूज़ करती है. और जो पहला रूल होता है, जो सबसे प्राइमरी रूल होता है वाइल इंटरप्रिटेशन, दैट इज़ द लिटरल रूल. और ये हमारा पहला टॉपिक है आज के लेक्चर का, द लिटरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन. इट इज़ द फर्स्ट रूल टू बी अप्लाइड बाय द जजेस वाइल स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन. किसी भी स्टैट्यूट के इंटरप्रिटेशन करते वक्त ये पहला रूल होता है जो जजेस यूज़ करते हैं, सबसे पहले अप्लाई करते हैं. As the name suggests, the literal rule focus on the plain meaning of the words which are meant to be used in the strict in the ordinary sense by a reasonable man. देखिए, इसका लिटरल मतलब जो डायरेक्ट है, जो प्लेन है, सबसे क्लियर है, वो मीनिंग अप्लाई किया जाएगा. लिटरल रूल का मतलब ये है, मतलब जो एक साधारण व्यक्ति, एक आम व्यक्ति जो एक शब्द का मतलब समझेगा वही मतलब अप्लाई किया जाएगा, वही प्लेन मीनिंग जो है वो डिराइव किया जाएगा और अप्लाई किया जाएगा. दिस इज़ व्हाट लिटरल रूल सेज, राइट. इट ओनली फोकस और मेजरली फोकस ऑन द प्लेन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, राइट. दिस रूल देयरफॉर इज़ ऑल्सो नोन एज द प्लेन मीनिंग रूल. और यही कारण है कि इस रूल को, लिटरल रूल को हम प्लेन मीनिंग रूल भी कहते हैं. According to this rule, the first and the foremost step in the course of interpretation is to examine the language and the literal meaning of a statute. तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी स्टेप होता है while interpretation, that is कि आप उस स्टैट्यूट की लैंग्वेज को एग्जामिन करें और फिर उसके बाद डिराइव करें कि स्टैट्यूट के विद इन जो एक्सप्रेशन का या जिस पर्टिकुलर वर्ड का हमको मीनिंग डिराइव करना है वो किस तरीके से अप्लाई होगा. फर्स्ट वी नीड टू एग्जामिन द लैंग्वेज एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट और हैव टू अप्लाई द लिटरल मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट, राइट. The words in an enactment have their own natural effect and the construction depend on its wording. ऑब्वियसली बात है कि जो शब्द मेंशन है इनेक्टमेंट के अंदर वो डिपेंड करेगा या उससे डिपेंड करेगा कि इनेक्टमेंट का क्या मतलब है, व्हाट इज़ इट्स पर्पस, व्हाट इज़ इट्स ऑब्जेक्टिव. तो जब हम किसी भी वर्ड का मीनिंग इंटरप्रेट कर रहे हैं while using our literal rule, so we need to keep in mind that with what objective, with what essence this enactment has been passed, right. So to give its natural effect, उसको ध्यान में रखते हुए जो वर्ड का कंस्ट्रक्शन है, जो इंटरप्रिटेशन है वो किया जाता है एज पर इट्स रूल. There should be no addition, there should be no substitution of words in the construction of statutes and its इंटरप्रिटेशन. तो क्योंकि हम लोग प्लेन मीनिंग की बात कर रहे हैं, हम डायरेक्ट मीनिंग की बात कर रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे हम ना ही उस शब्द के इंटरप्रिटेशन में ना ही कोई एडिशन करेंगे, ना ही कोई सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ना ही कोई सब्सट्रैक्शन करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे. हम उसको जैसा वो है उसी तरीके से उसको इंटरप्रेट करेंगे, द लॉ एज इट इज़. लॉ में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, राइट. ये रूल ऑफ लिटरल रूल कहता है ऑफ द कंस्ट्रक्शन. द प्राइमरी रूल इज़ टू इंटरप्रेट वर्ड्स एज दे आर. जैसे वर्ड्स हैं उनको एज इट इज़ आप इंटरप्रेट करो, उसका मीनिंग एज इट इज़ आप अप्लाई करो. इट शुड बी टेकन इन टू नोट दैट द रूल कैन बी अप्लाइड ओनली. अब एक ये क्वेश्चन आता है कि ये रूल हम अप्लाई करेंगे कब? तो ये रूल हम तब अप्लाई करेंगे व्हेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आर इटसेल्फ क्लियर, दैट द वर्ड्स शुड बी सिंपल so that the language is plain and only one meaning can be derived out of the statute. तो आप प्लेन मीनिंग तभी तो अप्लाई करोगे ना कि जब आपको दिख रहा है कि हाँ ये शब्द है और इस शब्द का यही मीनिंग है. कोई भी तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन, कोई भी तरीके की अनक्लैरिटी नहीं है या फिर कोई भी तरीके की एक से ज़्यादा मीनिंग नहीं डिराइव हो रहे हैं. एक शब्द है, एक शब्द का एक ही मीनिंग है और वही अप्लाई किया जाएगा और वो मीनिंग बिल्कुल सिंपल होना चाहिए. ये इसकी कंडीशन है, तभी आप उस वर्ड को लिटरल रूल के माध्यम से अप्लाई करोगे. When the meaning of the words are clear, the words are simple and they possess only one meaning, right. योग इंटरप्रिटेशन. अब आगे बढ़ते हैं.
it says that to avoid any ambiguity, legislature often include the definition section within a statute, right, which explicitly define the most important terms in the statute. Generally क्या होता है कि हर एक्ट में, हर स्टैट्यूट में एक डेफिनेशन क्लॉज होता है, आइदर इन सेक्शन 2 और 3. उसमें कुछ सर्टेन डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई होती है जिनमें वो वर्ड के मीनिंग होते हैं जो कि थ्रू आउट द एक्ट यूज़ किए जाएंगे और जो कि कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. उनको सिंप्लीफाई करने के लिए या उन शब्द का मीनिंग उस एक्ट के अंदर क्या होगा उसको डिफाइन करने के लिए वो क्लॉज डाला जाता है, राइट. पर कुछ स्टैट्यूट ऐसे होते हैं जो कि उस डेफिनेशन क्लॉज को ओमिट कर देते हैं, मतलब वो उसमें अपने एक्ट के अंदर उस सेक्शन को ऐड ही नहीं करते हैं, या फिर वो फेल हो जाते हैं टू डिफाइन द पर्टिकुलर टर्म, या फिर कोई एक पर्टिकुलर टर्म को वो उस डेफिनेशन क्लॉज में एक्सप्लेन करना फेल हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं इन द डेफिनेशन क्लॉज. सो देयर द प्लेन मीनिंग रूल अटेम्प्ट्स टू गाइड द कोर्ट्स फेस विद द लिटिगेशन दैट टर्न्स ऑन द मीनिंग ऑफ अ टर्म नॉट डिफाइंड बाय द स्टैट्यूट और ऑन दैट ऑफ अ वर्ड फाउंड विद इन द डेफिनेशन इटसेल्फ. कि तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे डेफिनेशन क्लॉज ही नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पे लिटरल रूल या प्लेन मीनिंग रूल अप्लाई करता है कोर्ट, ठीक है, और उसके माध्यम से जो डायरेक्ट मीनिंग है, जो प्लेन मीनिंग डिराइव हो रहा है, उसको यूज़ करते हुए इंटरप्रेट करता है ऑफ द स्टैट्यूट. या फिर अगर वर्ड का मीनिंग तो दिया है डेफिनेशन क्लॉज में लेकिन वो सही नहीं है या फिर वो इट फेल्स टू कंप्लाई विद द purpose of the act, so in that situation also the literal rule is being applied by the courts. The literal rule is what it says, is what the law says instead of what the law means. वही मैंने ऊपर भी बोला था कि literal rule का मेन एसेंस है कि हम we are interpreting the statute as what the law says. law क्या कहता है straight forward, instead of कि law का मतलब ये होना चाहिए या law का मतलब ये होगा वो होगा. No, we are not dealing that in this rule. We are only dealing कि what law says. law straight forward क्या कहता है, हम सिर्फ उसी को interpret कर रहे हैं, right. Now literal rule apply करने के लिए what are all the conditions. So the statute may itself provide a special meaning for a term which is usually to be found in the interpretation section, ठीक है. तो generally statute जो है जो भी terms, कुछ certain terms use हुई हैं in the acts, उनके meaning provide करता है, right. In the interpretation section means in the definition clause, the technical words are given the ordinary technical meaning if the statute has not specified any other. मतलब अगर उस इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर किसी टेक्निकल वर्ड का टेक्निकल मीनिंग दिया गया है तो उसको हम प्लेन रूप से लिटरल रूल अप्लाई करते हुए वही मीनिंग को अप्लाई कर देंगे. वर्ड्स विल नॉट बी इंसर्टेड बाय इट्स इम्प्लीकेशन. मैंने पहले ही बोला कि लिटरल रूल अप्लाई करते हुए ना ही हम कोई तरीके का एडिशन करेंगे, ना ही हम कोई तरीके का सब्स्टिट्यूशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे. ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे हम लोग एक डेवलपिंग रूल फॉलो कर रहे हैं कि जो वर्ड्स के मीनिंग है इंटरप्रेट करते वक्त हम उन मीनिंग को वी अंडरगो द चेंज. यहाँ पे आगे एक एग्जांपल आएगा, बहुत ही एब्सोल्यूट एग्जांपल है वो, कि पहले के टाइम में मैरिज का मतलब सिर्फ मैरिज होता था जो कि सोलेमनाइज की जाती थी एज़ पर द कस्टम्स एंड द रूल्स ऑफ द या एथिक्स ऑफ द मैरिज. जैसे कि हिंदू मैरिज में आप सिंदूर दान करते हैं, ठीक है, आप 7 फेराज लेते हैं, सो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ हिंदू मैरिज या मैरिज. पर आज की डेट में जो है लिव इन रिलेशनशिप भी मैरिज की टर्म में कवर किया जाएगा. सो बिकॉज ऑफ सेवरल हेल्डिंग्स बाय द कोर्ट्स. सो विद द कोर्स ऑफ टाइम द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑल्सो शिफ्ट. इट शुड ऑल्सो बी रिमेंबर्ड दैट द वर्ड्स अक्वायर द सिग्निफिकेंस फ्रॉम देयर कंटेक्स्ट. और जो भी हम मीनिंग डिराइव कर रहे हैं किसी वर्ड का, इंटरप्रेट कर रहे हैं, सो बाय अप्लाइंग द रूल वील कीप इट माइंड कि हम जो वर्ड का मीनिंग डिराइव कर रहे हैं इट इज़ विद इन दी एसेंस ऑफ द एक्ट. जिस पर्पस के साथ, जिस ऑब्जेक्ट के साथ या जिस इम्पोर्टेंस के साथ वो एक्ट इस्टेब्लिश हुआ है, राइट, उसी कंटेक्स्ट के विद इन जो है वील अप्लाई द मीनिंग, द डायरेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, राइट. तो ये सारी कंडीशंस हैं दैट नीड्स टू बी कीप इन माइंड वाइल अप्लाइंग द लिटरल रूल. आई होप दे आर क्लियर. According to this rule, the only duty of the court is to give effect of the language of the statute is plain and has no business to look into the consequences which might arise. तो इस रूल को अप्लाई करते हुए कोर्ट का जनरल ड्यूटी रहता है कि हमने पहले ही बात किया कि जो स्टैट्यूट का प्लेन मीनिंग है उसी को इफेक्ट दिया जाए, ठीक है, और क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंस नहीं होंगे इसको अप्लाई करने के बाद, ना अप्लाई करने के बाद, उस चीज़ को इतना ध्यान ना दिया जाए while using this particular literal rule. The only obligation of the court is to expound the law as it is, and not law what it means.
and if any harsh consequence arises then the remedy for it shall be sought and looked out by the legislature. और अगर इंटरप्रिटेशन करने के बाद किसी भी तरीके का उस लेजिस्लेचर के अंदर कोई हार्श कॉन्सिक्वेंस अराइज होता है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होता है, कोई एम्बिग्विटी अराइज होती है स्टिल, तो वहाँ पे फिर लेजिस्लेचर का रोल आ जाता है कि वो उसमें रेमेडी इंश्योर करे एंड सॉर्ट करे, राइट. बट द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इज टू ओनली गिव इफेक्ट टू द प्लेन मीनिंग. जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे दैट लेजिस्लेचर विल हैंडल लेटर. सो अंडर लिटरल रूल द पॉपुलर मीनिंग ऑफ द वर्ड मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर्ड. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप प्लेन मीनिंग तो अप्लाई कर रहे हो, पर उसमें आप एक और चीज़ को कंसिडर करेंगे कि जो उसका पॉपुलर मीनिंग है दैट मस्ट ऑल्सो बी टेकन इन टू कंसिडरेशन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ऊपर बताया, द वर्ड मैरिज इन क्रूल्टी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज मीन्स ओनली मैरिज टिल द इमर्जेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप. कि केस के अंदर क्रूल्टी के ऊपर केस था, तो उसमें मैरिज टर्म को इंटरप्रेट किया गया ओनली जो मैरिज है, जो जनरल मीनिंग होता है मैरिज का, जब तक लिव इन रिलेशन का कॉन्सेप्ट जो है नहीं डिराइव हुआ था या फिर वो पॉपुलैरिटी में नहीं आया था. बट नाउ द कोर्ट हैज़ टू इंटरप्रेट द टर्म मैरिज इन सच अ मैनर दैट द पॉपुलर कॉन्सेप्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द पर्व्यू. लेकिन अगर आज की डेट में इफ़ द वर्ड मैरिज विल बी इंटरप्रेटेड इन एनी कोर्स, तो वहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप को भी विद इन द पर्व्यू कंसिडर किया जाएगा. तो यहाँ पे लिटरल रूल अप्लाई करते हुए पॉपुलर मीनिंग का भी जो है कंसिडरेशन लिया जाएगा. The legal sense of the words. So when words acquire certain meanings because of their consistent use, तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि जब कोई वर्ड का एक सर्टेन मीनिंग डिराइव होता है, वही थ्रू आउट यूज़ किया जाता है, कंसिस्टेंटली यूज़ किया जाता है बाय द लेजिस्लेचर इन अ पर्टिकुलर सेंस, एंड बिकॉज ऑफ देयर अथॉरिटेटिव कंस्ट्रक्शन बाय सम सुपीरियर कोर्ट्स, सो देन दे आर अंडरस्टूड इन दैट सेंस ओनली. मतलब एक जनरल वे में लेजिस्लेचर के द्वारा उस एक वर्ड का मीनिंग एक ही उसी तरीके से कंसिस्टेंटली यूज़ किया जा रहा है, या फिर सुपीरियर कोर्ट्स ने इस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन किया है, तो उसी ढंग में उसको इंटरप्रेट करना चाहिए, लीगल सेंस में उसका जो है मीनिंग इंटरप्रेट करना चाहिए. जैसे कि केस है आपका स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस इंदर सिंह. In this case, it was observed that when a word has acquired a special meaning in a law, the dictionary ceased to be helpful anymore in interpreting that word. कि अगर एक वर्ड का स्पेशल मीनिंग जो है वो लेजिस्लेचर द्वारा अक्वायर किया गया है और उसका कंसिस्टेंटली यूज़ किया गया है, तो वहाँ पे लिटरल रूल अप्लाई करते वक्त डिक्शनरीज का यूज़ जो है वो सीज कर दिया जाएगा. इट शैल नॉट बी टेकन इन टू कंसिडरेशन. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड डेप्यूटेशन हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग इन सर्विस लॉ एंड देयरफॉर द डिक्शनरी मीनिंग इज ऑफ नो हेल्प. जैसे सर्विस लॉ में डेप्यूटेशन वर्ड का अपना खुद का मीनिंग है, जो कि थ्रू आउट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम डेप्यूटेशन का मीनिंग उसी ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है जो भी लेजिस्लेचर ने डिराइव किया है, तो उसी ढंग से उसी तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जाएगा. वहाँ पे डिक्शनरी की जो भी मीनिंग है उसको सेट असाइड या उसको कंसिडरेशन में लिया ही नहीं जाएगा, राइट. तो ये है लीगल सेंस ऑफ द वर्ड्स का कॉन्सेप्ट कि हाउ व्हाइल इंटरप्रेटिंग द स्टैट्यूट टेक इन टू कंसिडरेशन दी लिटरल रूल, हमको लीगल सेंस का भी ध्यान रखना है, राइट. अच्छा, लिटरल रूल के क्या कुछ एडवांटेजेस हैं? The rule of literal construction is considered to be most strong and safe rule due to the following presumptions. कुछ presumptions की वजह से ये माना जाता है कि सबसे strong और सबसे safe rule है ये of interpretation. पहला, that the language of the statute speaks of the mind of legislature. ये माना जाता है कि जो भी language statute में दी गई है ना, वो सबसे परफेक्ट है, वो लेजिस्लेचर की डायरेक्ट माइंड की बात कर रही है, उसको डेपिक्ट कर रही है. तो उस लैंग्वेज को रीड करके जो हम मीनिंग डिराइव करते हैं ना, दैट इज़ द बेस्ट और द एब्सोल्यूट मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर टर्म. That the legislature knows English grammar and is well conversant with the rules thereof, and as such what is conveyed by the language the same was intended. ये बोला कि legislature बिल्कुल well versed है इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के साथ या बाकी जितने भी नेसेसरी रूल्स हैं ऑफ द लैंग्वेज. सो जो भी स्टैट्यूट की लैंग्वेज को रीड करके उसको एनालाइज करके द मीनिंग दैट इज़ द प्लेन मीनिंग दैट द कोड डिराइव, उसी को अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज इट फॉलोज और इट मैचेस विद द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर हु मेड द लॉ, right. Therefore also the literal construction is very important and the strong rule considered. Third, that the legislature does not make mistake. Very true. legislature ने बनाया है लॉ, तो ये माना जाता है कि legislature कोई गलती नहीं करता है.
that the legislature has inserted every word mindfully and intentionally and there is no defect in the phraseology, because legislature ने सभी words बिल्कुल mindfully use किए हैं, intentionally use किए हैं, तो phraseology में तो कोई mistake की ही नहीं है, there is no defect in that. Therefore जो इसकी plain meaning, plain language को read करके जो एक general और direct और ordinary meaning derive हो रहा है while applying literal rule, that must be applied thereof. राइट तो ये होगा इसके एडवांटेजेस. इसका रैशनल क्या है, इसका व्हाट इज द रीजनेबिलिटी बिहाइंड दिस रूल. सो द प्रोपोनेंट्स ऑफ द प्लेन मीनिंग रूल क्लेम्स दैट इट प्रिवेंट्स द कोर्ट फ्रॉम टेकिंग साइड्स इन एनी लेजिस्लेटिव और द पॉलिटिकल इशूज. दे ऑल्सो पॉइंट आउट दैट द ऑर्डिनरी पीपल एंड द लॉयर्स डू नॉट हैव एक वेरी एक्सटेंसिव एक्सेस टू द सेकेंडरी सोर्सेज. बोले कि एक तरीके से मतलब आपको ये बोला गया है इस रूल के माध्यम से कि आपको प्लेन मीनिंग जो है वो अप्लाई करना है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट को वो प्रिवेंट करता है, किसी भी तरीके के पॉलिटिकल इश्यूज से दूर रखता है. लेजिस्लेटिव मैटर्स या पॉलिटिकल मैटर्स में कोई अपना पर्सनल इंटरप्रिटेशन कोर्ट्स ना करे, सो इट प्रिवेंट्स समहाउ द कोर्ट्स टू डू सो. ऑल्सो इट इज़ कंसिडर्ड दैट कि ऑर्डिनरी पीपल के पास या लॉयर्स के पास सेकेंडरी सोर्सेज नहीं होते हैं, उतना एक्सेस नहीं होता है उनका. सो ये जो रूल है कहीं ना कहीं ईज प्रोवाइड करता है वाइल इंटरप्रेटिंग द स्टैट्यूट्स फॉर बोथ द ऑर्डिनरी पीपल एज वेल एज द लॉयर्स. नाउ कुछ लोगों ने या कुछ जूरिस्ट ने इस रूल को क्रिटिसाइज भी किया है. द ओपोनेंट्स ऑफ द प्लेन मीनिंग रूल क्लेम्स दैट द रूल रेस्ट ऑन द erroneous assumption that the words have a fixed meaning. This restricts the scope of deriving the meaning from the context of the statute and depending solely upon the प्लेन वर्डिंग्स. मतलब ये बोल रहे हैं कहीं ना कहीं ओपोनेंट्स का ये कहना है कि यहाँ पे बोल दिया कि जो लैंग्वेज से डिराइव हो रहा है प्लेन मीनिंग, हम उसी को ही अप्लाई करेंगे. सो इट समहाउ गिव्स अ रेस्ट्रिक्शन कि जो वन मीनिंग है उसी पे रेस्ट्रिक्ट होके मीनिंग को डिराइव किया जाए. सो इट समहाउ रेस्ट ओनली अपॉन अ फिक्स्ड मीनिंग वाला सिनेरियो हो गया कि यही मीनिंग रहेगा. वी कैन नॉट अप्लाई द थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स. सो दिस लिमिट्स द इंटरप्रिटेशन. This restricts the scope of deriving the meaning from the context of statutes and depends solely upon a plain meaning. So this is the criticism that have been made by various opponents of this plain meaning rule. Now let's have a case laws related to this rule, then we'll move towards the next rule. So here the case is Maqbool Hussain versus State of Bombay. In this case, the appellant, a citizen of India, after arriving at the airport did not declare that he was carrying the gold with him. मतलब वो एयरपोर्ट पे आया because he had his flight, but उसने ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं किया to the authorities that he is carrying the gold, जो कि restricted था. During his search was carried on that the gold was found and it was against the notification of the government. उस वक्त कोई गवर्नमेंट का notification था that the passengers were not supposed to carry the gold or something like that. बट उसने ये चीज़ जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया एंड देयरफॉर ही वाज कन्फिसेटेड. ही वाज उसको बंदी बना लिया अंडर एज पर दिस सेक्शन 167(8) ऑफ सी कस्टम्स एक्ट. तो अब लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, ही वाज आल्सो चार्ज अंडर सेक्शन 8 ऑफ फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट 1947. और कुछ दिन बाद वो फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के विद इन सेक्शन 8 में भी वो उसके ऊपर चार्जेस इम्पोज कर दिए गए. तो अभी क्या हुआ, अपीलेंट ने क्या किया, जो पर्सन ने गोल्ड कैरी किया हुआ था, जिसको प्रोसिक्यूट कर लिया गया था, ड्यूरिंग हिज ट्रायल चैलेंज हिज ट्रायल, उसने अपने ट्रायल को चैलेंज किया. उन्होंने बोला कि दिस इज़ वायलेटिव ऑफ माई फंडामेंटल राइट दैट इज़ प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 20 क्लॉज 2. 20 क्लॉज 2 क्या बात करता है, टॉक्स अबाउट डबल जियोपार्डी कि नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस. और यहाँ पे यही हुआ, पहले उसको सी कस्टम्स एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूट किया गया, पनिश किया गया, उसके बाद उसको उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए दूसरे फेरा एक्ट के अंदर. तो यहाँ पे उसने चैलेंज किया इस ट्रायल को अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 2. इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट द सीज एक्ट नाइदर अ कोर्ट नॉर इन जुडिशियल ट्रिब्यूनल. अब यहाँ पे इस केस के अंदर सीज एक्ट को इंटरप्रेट किया गया, इसके टर्म को इंटरप्रेट किया गया. तो यहाँ पे कोर्ट ने डिराइव किया कि सीज एक्ट जो है ना ही ये कोई कोर्ट है, ना ही ये कोई जुडिशियल ट्राइब्यूनल है. ठीक है, देयरफॉर ही वॉज नॉट प्रोसिक्यूटेड अर्लियर, इसलिए वो पहले तो प्रोसिक्यूट हुआ ही नहीं था. हेंस हिज ट्रायल वॉज हेल्ड टू बी वैलिड, इसीलिए उसका ट्रायल जो है वो जो अब हो रहा है फेरा के विदिन वो वैलिड कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि 20 क्लॉज 2 में बोला है कि इफ़ अ पर्सन हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड मोर देन वन ऑफेंस. और यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि एज पर सीज एक्ट तो वो प्रोसिक्यूट हुआ ही नहीं था ना. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम अंडर फेरा ही इज़ बीइंग प्रोसिक्यूटेड. सो देयरफॉर देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ हिज राइट ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 2 एंड ही विल बी
जो उसका ट्रायल है वो वैलिड कंसिडर किया गया बाय द कोर्ट. Right, there's one more case that is Tata Consultancy Services versus State of Andhra Pradesh. So in this, the apex court observed in this case that in interpreting an expression which is used in a legal sense, the courts are required to ascertain the precise connotation which it possesses in the law. यहाँ पे कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी भी स्टैट्यूट के विदिन किसी एक्सप्रेशन को इंटरप्रेट करते वक्त, उसके लीगल सेंस में उसके मीनिंग को इंटरप्रेट करते वक्त कोर्ट को रिक्वायर्ड है कि वो उस मीनिंग को जो उस स्टैट्यूट के पर्पस को डिराइव कर रहा है या उसके एसेंस को डिराइव कर रहा है, उस कोनोटेशन को, उस लिंकेज को, उस वी कैन से कि किस तरीके से द मीनिंग दैट हैव बीन डिराइव इज कनेक्टेड, सो कनेक्टेड विद द लॉ, तो उस चीज़ को भी असर्टेन करना इज रिक्वायर्ड. प्रिसाइजली का नोट करो, बट इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट्स टू डू सो व्हाइल इंटरप्रेटिंग एनी expression within a statute. This was held in Tata Consultancy Services versus State of Andhra Pradesh. Now let's have a conclusion here that this is the oldest rule of construction. It is still used today primarily because judges may not legislate, as there is always the danger that a particular interpretation may be equivalent of making a law. So therefore some judges prefer to adhere to the law's literal wording. देखो ये जो रूल है, ये जो लिटरल रूल है, ये सबसे पुराना रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन और रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन माना जाता है. राइट, इसमें क्या होता है, क्योंकि ये बोला गया है कि जो प्लेन मीनिंग डिराइव हो रहा है आप वो अप्लाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जजेस को प्रिवेंट करता है कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू द लॉ मेकिंग प्रोसेस. क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर किसी भी तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हो लॉ के किसी वर्ड का, तो इट लीड्स टू लेजिस्लेशन. तो टू प्रिवेंट द जजेस फ्रॉम लेजिस्लेशन जो है, दिस रूल इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट, the strong one, the safer one, as well as it is one of the oldest rule of construction. So I hope आप लोगों को literal rule of construction समझ में आया होगा. चलिए अब next rule और very again important rule, golden rule discuss करते हैं. जैसे आपका literal rule को हम plain meaning rule से भी जानते हैं, इसी तरीके से golden rule is also known as a British rule. So it is a form of statutory interpretation that allows a judge to depart from a word's normal meaning in order to avoid any absurd result. तो देखो प्लेन रूल में था कि भाई जो डायरेक्ट मतलब निकल रहा है, जो प्लेन मीनिंग है, हम उसको अप्लाई कर रहे हैं. लेकिन यहाँ गोल्डन रूल ये बात करता है दैट अगर प्लेन मीनिंग से जो है क्लैरिटी नहीं हो रही है, वो जो एक एम्बिग्विटी थी वो क्लियर नहीं हो रही है, सो देयर in that situation we'll depart from the word's normal meaning. हम उससे अलग जाके we'll try to find the meaning which suits best using the other alternatives possible. Right, it is also known as a golden rule because it solves all the problems of interpretation. It gives the wider meaning of the word. इसको golden rule क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे अप्लाई करके मोस्टली जितनी भी इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो जितनी भी एब्सर्डिटी अराइज होती है, एम्बिग्विटी अराइज होती है, वो सब सॉल्व हो जाती है. एंड ये वर्ड के मीनिंग्स का एक वाइडर पर्सपेक्टिव जो है वो इंश्योर करता है. द रूल सेज दैट टू स्टार्ट विथ वी शैल गो बाय द लिटरल रूल. However, if the interpretation given through literal rule leads to some or any other kind of ambiguity, injustice, inconvenience, hardship, iniquity, then in all such events, the literal meaning shall be discarded and interpretation shall be done in such a manner that the purpose of legislation is fulfilled. ये रूल क्या कहता है भाई कि पहले आप लिटरल रूल ही अप्लाई करो. इट डायरेक्ट्स द कोर्ट कि आप पहले लिटरल रूल ही अप्लाई करो. राइट, उसे अप्लाई करने के बाद, प्लेन मीनिंग अप्लाई करने के बाद अगर अभी भी स्टैट्यूट के मीनिंग की क्लैरिटी नहीं हो रही है या इट इज़ नॉट फिटिंग विद द इंटायर लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट, देन आप क्या करेंगे कि उस लिटरल रूल के एप्लीकेशन से, इंटरप्रिटेशन से एम्बिग्विटी अराइज हो रही है, अभी भी इनजस्टिस अराइज हो रहा है, इनइक्विटी अराइज हो रही है, इनकन्वीनियंस अराइज हो रही है, तो वहाँ पे गोल्डन रूल ये कहता है कि आप लिटरल मीनिंग को डिस्कार्ड करें और आप उस एक्सप्रेशन का इस ढंग से इंटरप्रिटेशन करें, इस मैनर में इंटरप्रिटेशन करें, ताकि जो उस लॉ का जो ट्रू पर्पस था वो फुलफिल हो सके, जो भी इनकन्वीनियंस है वो हट जाए, जो भी एम्बिग्विटी है वो रिजॉल्व हो जाए. राइट, वेयर अ वर्ड कैन हैव मोर देन वन मीनिंग, द जज कैन चूज द प्रेफर्ड मीनिंग, वेयर एज इफ द वर्ड ओनली हैज़ वन मीनिंग बट अप्लाइंग दिस वुड लीड टू अ बैड डिसीजन, द जज कैन अप्लाई अ कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग. इस रूल के विद इन कि अगर एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग है तो आप
जो बेस्ट मीनिंग लगे विच सूट्स द पर्पस ऑफ द एक्ट या स्टैट्यूट, आप वो अप्लाई करो, ये रूल ये कहता है। लेकिन अगर वो एक वर्ड का एक ही मीनिंग है और उस मीनिंग को अप्लाई करते वक्त जो है वो क्लैरिटी नहीं हो रही है और ज़रा इनकन्वीनियंस अराइज हो रही है या बैड डिसीजन लीड कर रहा है, देन वहाँ पे जजेस के पास ऑप्शन है या अपॉर्चुनिटी है कि वो कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग अप्लाई करें ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विच एब्सोल्युटली डिफर्स फ्रॉम वॉट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन वन फेस, राइट। वो मीनिंग अप्लाई करें जो कि उसके पर्पस को, उसके एसेंस को एब्सोल्युटली फुलफिल करता है, राइट। इन इंडिया देयर आर several good examples where Supreme Court or High Court have applied the golden construction of statutes, और बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने गोल्डन रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन को अप्लाई किया है while interpreting the several statutes. As golden rule initially starts with the search of literal meaning, and if there is unequivocal meaning, plain and natural, and no repugnancy, uncertain, absurdity appears, apply that meaning. तो इन्होंने बोला कि वही चीज़ कि गोल्डन रूल इनिशियली यही कहता है कि आप लिटरल मीनिंग डिराइव करो और उस मीनिंग को डिराइव करके कोई भी तरीके की कोई एम्बिग्विटी राइज नहीं हो रही है, कोई इनकन्वीनियंस राइज नहीं हो रही है, एवरीथिंग इज़ वेरी एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज़ वेरी परफेक्ट, देन आप उसी मीनिंग को अप्लाई करो। बट व्हेन देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन मीनिंग, वी हैव टू गो फर्दर टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस। लेकिन अगर एक से ज़्यादा मीनिंग है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम उसके बेस्ट मीनिंग को अप्लाई करें, राइट, बाय मॉडिफाइंग द लैंग्वेज। गोल्डन रूल के विदिन आप बेस्ट मीनिंग को डिराइव करते हुए आप उस एक्सप्रेशन में एडिशन भी कर सकते हो, रिजेक्शन भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो टू मेक द मीनिंग एक्यूरेट, डिराइविंग द रियल इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, जो कि लिटरल रूल में नहीं था। लिटरल रूल में था कि ना ही आप एडिशन कर सकते हो, ना ही आप रिजेक्शन कर सकते हो, ना ही आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, राइट। बट यहाँ पे it gives a wider perspective, so therefore you can apply all these things to derive the exact meaning of the word which suits the purpose and intention of the legislature, right. We are having a case here, workmen of Dimakuchi tea estate versus management. So in this, the expression any person which is used in section 2K of Industrial Disputes Act was interpreted in the context of the act, ठीक है। तो इसमें any person जो एक word है 2K के अंदर, 2K एक डेफिनेशन प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की, उसमें एक शब्द है एनी पर्सन, उसको इंटरप्रेट करा गया। सो दिस प्रोविजन रीड्स दस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स, अब यहाँ पे देखते हैं इस 2K में मेंशन क्या है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स अ डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज एंड वर्कमैन, वर्कमैन एंड वर्कमैन, विच इज़ कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और विद द कंडीशंस ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन। यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन बताई थी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कोई भी तरह का डिस्प्यूट या डिफरेंस जो कि एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयर्स के बीच में होता है, एम्प्लॉयज़ या वर्कमैन के बीच में होता है, या वर्कमैन या वर्कमैन के बीच में होता है, चाहे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स से रिलेटेड वो लड़ाई डिस्प्यूट हो, या फिर लेबर्स की या किसी भी और पर्सन की कंडीशन से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि एनी पर्सन कौन है भाई, एनी पर्सन को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करें या कैसे इंटरप्रेट करें। सो हियर द एक्सप्रेशन एनी पर्सन वॉज कंस्ट्रूड हैविंग रिगार्ड टू द स्कीम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दैट। तो यहाँ पे एनी पर्सन को डायरेक्ट मीनिंग की तरह पे नहीं, बल्कि गोल्डन रूल अप्लाई करते हुए इस एक्ट के स्कीम और ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्ट किया गया। Here, any person cannot be one who have no direct or substantial interest in the industrial dispute. Very obvious. Any dispute, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसका कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से लेना देना ही नहीं है, कोई ना ही उसका कोई इंटरेस्ट है, ना ही उसका कोई डायरेक्ट या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अराइज हो रहा है। अ स्ट्रेंजर कैन नॉट प्रोसीड विद एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर द सेड एक्ट। क्यों, तो वही चीज़ कि स्ट्रेंजर तो थोड़ी इंक्लूड होगा एनी पर्सन की मीनिंग के विद इन। सो इन दिस मैनर एनी पर्सन वॉज construed, this expression was construed in the Industrial Disputes Act, taking the help of the golden rule of interpretation, right? So I hope golden rule क्या है और इसका ये important case आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपना आखिरी रूल डिस्कस करेंगे इस लेक्चर का, that is the mischief rule. It is rule of purposive construction because the purpose of the statute is the most important while applying this rule. It is also known as the Hedon's rule because it was given by Lord Polk in the Hedon's case in 1584. तो पहली चीज़, इस रूल को हम Hedon's rule भी कहते हैं। देखिए अब तक जितने रूल पढ़े सबके एक सेकेंड टर्म भी है which describes that rule. So mischief rule को हम Hedon's rule भी कहते हैं। कारण ये था कि ये रूल जो है Hedon's केस में जो है दिया गया था by the Lord Polk in 1584.
अच्छा, ये रूल जो है बेसिकली इसको हम लोग रूल ऑफ पर्पसिव कंस्ट्रक्शन कहते हैं, बिकॉज इसमें ये रहता है मेनली कि फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टैट्यूट और एक्सप्रेशन वी नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन द वेरी पर्पस ऑफ द एक्ट, कि पर्पस क्या है एक्ट का, उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए ही हम मीनिंग को डिराइव करेंगे या फिर इंटरप्रेट करेंगे, बिकॉज द पर्पस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल इंटरप्रेटिंग और अप्लाइंग दिस रूल. In Hedon's case, it was held that there are basic 4 things which have to be followed for true and sure interpretation of all the statutes in general. तो Hedon's case में 4 चीज़ें बताई गई जो कि बहुत ही important है interpretation के लिए for all the statutes in general. पहला, what was the common law before the making of this act? जिस act को, जिस statute को हम interpret कर रहे हैं, उसके apply होने से पहले common law क्या prevail कर रहा था, पहले हम उसको consideration में लेंगे. दूसरा, What was the mischief for which the present statute was enacted? भाई वो ऐसी क्या mischief थी, ऐसी क्या ambiguity थी, ऐसी क्या losses थे, damages थे, या ऐसी क्या गलती थी, right, ऐसा क्या wrong था जिसके कारण वो स्टैट्यूट बनाया गया उसको रोकने के लिए. ठीक है, ऐसी कौन सी गलत एक्टिविटी थी, ऐसा कौन सा पब्लिक रॉन्ग था, प्राइवेट रॉन्ग था, फॉर दैट पर्पज द प्रेजेंट स्टैट्यूट जिसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं वो इनेक्ट किया गया. तीसरी, what was the remedy did the parliament sought or had resolved in this particular? So अभी पार्लियामेंट ने या किसी भी और लेजिस्लेचर ने जब ये इनेक्टमेंट बनाया, पास किया, तो इसमें इन्होंने किस तरीके की रेमेडी को सॉर्ट करने की कोशिश की है. तीसरा, हम इसको लेंगे कंसिडरेशन में. और चौथा, व्हाट इज़ द ट्रू रीज़न ऑफ द रेमेडी, हम जो रेमेडी इंश्योर कर रहे हैं थ्रू दिस इनेक्टमेंट उसका क्या ट्रू रीज़न है, हम क्यों ये रेमेडी दे रहे हैं. So we need to consider all these 4 considerations while applying the Hedon's rule or the mischief rule. कि क्या common law था before making of the act, what was the mischief जिसके लिए ये law बनाया गया, what was the remedy that has been sought by the legislature, and what was the true reason of the remedy. The purpose of this rule is to suppress the mischief and advance the remedy. और इन सारे conditions से, चीज़ों से what we derive कि जो मिस्चीफ रूल है ना, इसका मेन पर्पस ये है कि जो भी मिस्चीफ है, जो भी रॉन्ग है, उसको सप्रेस किया जा सके, उसको कम किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके, और उसके टूवर्ड्स एक इफ़ेक्टिव रेमेडी इंश्योर की जा सके. उस ढंग में हम वर्ड्स को या एक्सप्रेशंस के मीनिंग को डिराइव करें एंड अकॉर्डिंगली अप्लाई करें. राइट, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मिस्चीफ रूल. So normally court cannot go beyond the words of the statute unless it is absolutely necessary. The rule of purposes construction can be applied when the alternative constructions are possible or literal the literal meaning of the statute leads to injustice or the absurdity. तो ये बोल रहे हैं कि normally तो court जो है जो भी statute की meaning है उनके जो भी वर्ड्स के मीनिंग है उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे उस स्टैट्यूट के मीनिंग को या उस स्टैट्यूट के इंटरप्रिटेशन को इंश्योर करने के लिए. जो भी वर्ड्स हैं उसी से ही इंटरप्रेट करेंगे स्टैट्यूट को. लेकिन हाँ, तब कर सकते हैं जब एब्सोल्युटली ज़रूरी है, जब सिर्फ उन्हीं लैंग्वेज से या उन्हीं वर्ड से जो है वो ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन जो ट्रू पर्पस है वो इंश्योर नहीं हो रहा है. देन वी कैन अप्लाई द ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्शंस पॉसिबल. बिकॉज वी ऑल्सो गेट टू नो कि जो हमने लिटरल कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की वाइल अप्लाइंग द प्लेन मीनिंग रूल, उससे जो इनजस्टिस है वो लीड कर रहा है, या जो भी एम्बिग्विटी है, जो भी कॉन्ट्रडिक्शन है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है. सो इन दैट केस वी कैन अप्लाई द मिस्चीफ रूल. Use of this rule of construction is of narrower application than the golden rule or plain meaning rule. In that case, it can only be used to interpret a statute. The legislative content is determined by examining the secondary sources such as committee reports, treaties, law review articles, corresponding statutes, etc. तो इसमें क्या है, क्योंकि we are interpreting the statute taking into consideration the purpose ऑफ द स्टैट्यूट की मिस्चीफ जो है वो क्या है, वो कैसे कम किया जा सके, क्या रेमेडी सॉर्ट की जा सके. तो उस ढंग से मीनिंग को डिराइव करने के लिए कई सारे सेकेंडरी सोर्सेज को कंसिडरेशन में लिया जाता है, उनको एग्जामिन किया जाता है. जैसे कि कमिटी रिपोर्ट्स थी ऑफ द लॉ, द पर्टिकुलर लेजिस्लेशन इन क्वेश्चन, या जो भी ट्रीटीज़ हैं उससे रिलेटेड, जो लॉ रिव्यू आर्टिकल्स हैं, और द अदर कॉरेस्पेंडिंग स्टैट्यूट्स, ऑल ऑफ दोज आर बीइंग एग्जामिन्ड by the courts while considering this rule for interpretation of a statute.
This rule has often been used to resolve the ambiguities in cases in which literal rule cannot be applied. और बहुत बार कोर्ट्स के द्वारा इस रूल का यूज़ किया गया है केसेस में जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो डाउट्स हैं, जो अनक्लैरिटी है, उसको रिजॉल्व करने के लिए, जहाँ पे लिटरल रूल अप्लाई करके चीज़ें क्लियर नहीं हुई बल्कि उससे इनजस्टिस और इनकन्वीनियंस ही कॉज हुआ. राइट, तो ये है मिसचीफ रूल. समझ में आया होगा आपको. वी आर हैविंग 3 केसेस हियर. पहला है प्यारेलाल वर्सेस रामचंद्र. So in this, the accused in this case was prosecuted for selling the sweetened supari, which was sweetened with the help of an artificial sweetener. He was prosecuted under the Food Adulteration Act. It was contended by Pyarelal that supari is not a food item. तो इस केस में क्या था, एक प्रोड्यूसर आई कैन से जो कि स्वीटेंड सुपारी जो है वो सेल कर रहा था. ठीक है, और उसमें क्या करता था, वो आर्टिफिशियल स्वीटन ऐड करता था. मिठास जो है वो अलग से ऐड करता था, आर्टिफिशियल मिठास थी वो. ठीक है, उसको और मीठा बनाने के लिए. तो उसके रिगार्ड में उसको प्रोसिक्यूट कर लिया गया अंडर द फूड अडल्ट्रेशन एक्ट. तो यहाँ पे प्यारेलाल का ये कंटेंशन था कि सुपारी जो है वो तो फूड आइटम ही नहीं है, तो फिर वो मेरा प्रोसिक्यूशन फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के अंदर नहीं हो सकता. But here the court held that the dictionary meaning is not always the correct meaning. Thereby the mischief rule must be applicable. And the interpretation which advance the remedy shall be taken into consideration. यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि हर बार डिक्शनरी मीनिंग ही अप्लाई नहीं किया जाएगा. ज़रूरी नहीं है कि डिक्शनरी मीनिंग हो वो सही मीनिंग इंश्योर करे. इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करने के लिए, फूड के इंटरप्रिटेशन करने के लिए मिसचीफ रूल का इस्तेमाल किया. और कोर्ट ने बोला कि ऐसा इंटरप्रिटेशन किया जाए जो कि एडवांस करे मिसचीफ के अगेंस्ट रेमेडी इंश्योर करने के लिए. देयरफॉर कोर्ट हेल्ड दैट द फूड इज़ कंज्यूमेबल बाय माउथ एंड ओरली. भाई फूड जो है वो थ्रू माउथ कंज्यूम किया जाता है. देयरफॉर दिस सुपारी इज़ अ फूड and you have tried to adulterate this food, and therefore your prosecution is absolutely valid under the Food Adulteration Act. आई होप इस केस के माध्यम से और ज़्यादा आप लोगों को मिसचीफ रूल का जो एप्लीकेशन है ना वो समझ में आया होगा. राइट, अदर केस इज द ब्रिटिश एयरवेज वर्सेज द यूनियन ऑफ इंडिया. इट वॉज हेल्ड दैट द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इज टू मेक सच कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टैट्यूट विच शैल सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी. इस केस के अंदर कोर्ट ने बोला कि कोर्ट का ड्यूटी है ये कि वो स्टैट्यूट्स का ऐसा कंस्ट्रक्शन करें, एक्सप्रेशंस का ऐसा इंटरप्रिटेशन करें जिससे मिसचीफ सप्रेस हो और उसके टुवर्ड्स एक रेमेडी इंश्योर्ड हो. राइट, एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली मिसचीफ रूल सेज. एंड द लास्ट केस हियर इज संजय वर्सेस स्टेट थ्रू CBI ऑफ बॉम्बे. सो हियर court held that it is a duty of the courts to make sure that where 2 or more constructions are possible, then such a construction is accepted which promotes the object of legislation and at the same time also prevent its possible abuse. बोला कि अगर किसी भी कंस्ट्रक्शन में किसी भी एक्सप्रेशन का एक से ज़्यादा मीनिंग डिराइव हो रहा है या 2 से ज़्यादा मीनिंग डिराइव हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, ऐसा मीनिंग एप्लीकेबल किया जाएगा which promotes the very object of the legislature or the intent of the legislature. Right, also it advances the possibility of reduction of the abuse, the prevent of the abuse. Right, this was held in Sanjay versus State through CBI of Bombay. Let's have a conclusion for mischief rule. The application of this rule gives the judge more discretion than the literal and the golden rule, as it allows him to effectively decide on the parliament's intent. Obviously ये जो रूल है ना ये सबसे ज़्यादा डिस्क्रिशन देता है, डिस्क्रिशनरी पावर्स देता है इन कंपैरिजन टू द लिटरल रूल एंड गोल्डन रूल टू द कोर्ट्स, कि यहाँ पे जजेस जो है because they need to consider the purpose, they need to also consider to suppress the mischief, and they need to also take into consideration how to provide the effective remedy. तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, पार्लियामेंट के रियल इंटेंट को ध्यान में रखने के लिए द कोर्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन का जो एम्बिट है वो इन्हांस कर देता है और आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी चीज़ों को इंटरप्रेट करता है, मीनिंग को अप्लाई करता है. देयरफॉर दिस रूल प्रोवाइड्स मोर डिस्क्रिशन टू द जजेस एंड द कोर्ट्स. राइट, तो ये हो गए हमारे तीनों ही द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर. राइट, और इस लेक्चर के या किसी भी और लेक्चर या सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, उनका PDF चाहिए,
तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज या फिर हमारे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करिए। दोनों के ही डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। कोई भी और डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछना। ये लेक्चर कैसा लगा और पसंद आया तो इसको आप लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। राइट, आई विल बी बैक सून विद अनदर लेक्चर। टिल देन एवरीवन, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।